आरओ की परीक्षा को लेकर सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचते हैं कि भाई हमें हिंदी और जीएस तैयार कर लिया तो हम समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। अगर ये देख के या ये समझ के आप समीक्षा अधिकारी के ख्यालों में खोए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अभी वास्तविकता से परिचय नहीं। आरओ की परीक्षा उतनी ही कठिन है जितना कि पीसीएस। यूपी पीसीएस परीक्षा देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आपने फॉर्म डाल दिया और फलानी डेट पर एग्जाम है, आप गए बैठ गए जाके और बोला कर आए और इसके बाद में आंसर की खोजने लगे। परीक्षा का मतलब ये नहीं होता। परीक्षा का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष, यानी कि लड़ाई। लड़ाई किसकी? शक्ति की। अगर आपके पास में शक्ति है तभी आप अपनी प्रतिभा के बल पर परीक्षा को पास कर पाएंगे, अन्यथा तो भीड़ है। और ये हमारा जो शब्द है कई छात्रों को बुरा भी लग जाता है कि अरे ये तो निगेटिविटी हमारे अंदर पैदा कर देती है, क्या अन्यथा नहीं होगा। एक दो छात्रों का हमारे पास में इस बात को लेकर मैसेज भी आया कि आप यही क्यों कह देते हैं, अब हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं रखती हैं। हमने कहा हम दिन रात बोले। क्या है? सफलता के कुछ पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर को आप फॉलो करते हैं तो 100% दावे के साथ में आप सफल होंगे। अगर उन पैरामीटर को आप अपने अध्ययन काल में नहीं रखते हैं तो ये मान के चलिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 या 8 लाख की भीड़ का ही हिस्सा होंगे। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कुल मिलाकर कि भाई हमें इस एग्जाम को निकालना कैसे है। चुनौती आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आरओ आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत कठिन है। एक बात और बता दें कि यूपी पीसीएस अपना सिलेबस बहुत ही एक लाइन में संक्षिप्त रूप से दे देता है। जब उस सिलेबस को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि अरे वास्तव ये कहना क्या चाहता है। अन्य स्टेट में आप देखेंगे जैसे कि एमपी में बात करें, एमपीपीएससी का, बीपीएससी का, अन्य स्टेट का सिलेबस एकदम स्पष्ट होता है कि जो दिया गया है वही पूछा जाए। इसमें एक लाइन में आपको दिया जाएगा लेकिन उसके आगे पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। और इसी बात को जो छात्र पकड़ जाता है वही सिलेक्शन ले जाता है, वही सिलेक्शन ले जाता है। पकड़ना कैसे है? पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हिमालय में जाकर आप सिलेबस की खोज में जुट जाएंगे कि भाई अब की बार में यूपी पीसीएस का सिलेबस ही जान ले, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अंदर प्रतिभा है, आप लोग लगनशील मेहनती व्यक्ति हैं, यह भी हमें पता है, इसीलिए करियर पथ के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के लिए सिलेबस बहुत बड़ी चुनौती नहीं है समझने में, बस थोड़ा सा
अपने दिमाग जोड़ दीजिएगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिएगा, अगर हम सफलता के पैरामीटर की बात करें ROE को लेकर, तो हम पीटी की तरफ नहीं जाएंगे। यानी कि पीटी का कहने का मतलब है प्रीलिम्स परीक्षा की तरफ हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमें अगर समीक्षा अधिकारी बनना है तो हमारा साफ उद्देश्य होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम मुख्य परीक्षा की बात करें या मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। किसकी? मुख्य परीक्षा की, और किसी की हम तैयारी नहीं करेंगे। हमें मतलब नहीं है कि पीटी कब होगा, पीटी के लिए हमें क्या पढ़ना है, हिंदी में कितने प्रश्न आएंगे, जीएस में कितने प्रश्न आएंगे, करंट कितना आएगा, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा सीधा ध्येय होगा क्या? मुख्य परीक्षा, ROE। जैसा कि आप लोगों को हम कल से सिलेबस से गुजार रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कल से हम लगातार आपके समक्ष ROE के सिलेबस को लेकर लगातार बने हुए हैं, और जिसमें हम बार बार आपको कह रहे हैं कि भाई ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस। आज भी हमने अपनी रणनीति के साथ में मुख्य परीक्षा के सिलेबस को शेयर किया, ठीक। तो आप लोग कहीं ना कहीं सिलेबस से कुछ हद तक परिचय हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या परिचय नहीं हुए होंगे। जैसे कि अगर हम इसके मुख्य परीक्षा के पहले बिंदु को देखें, तो पहले बिंदु में साफ तौर से क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन आपको प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा दोनों में पढ़ना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में इस सामान्य अध्ययन से आपको पता होगा 140 प्रश्न आएंगे, मुख्य परीक्षा में इस सामान्य अध्ययन से 120 प्रश्न। पढ़ना वही होगा। इतिहास यहां भी पढ़ना होगा, यहां भी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी यहां भी। समस्या कहां बन जाती है? छात्र के साथ। आखिर सामान्य अध्ययन को लेकर इतना ज्यादा छात्रों के अंदर द्वंद्व कैसे पैदा हो, या कह सकें कि बहुत ज्यादा दिन रात पढ़ते रहते, 12-12 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी वही 90 तो ले नंबर। कितना? तो आप कहेंगे 75 क्वेश्चन सही या 80 क्वेश्चन सही। कितने में? 140 में पीटी की बात करें, क्यों नहीं 140 में 110 नंबर आते, क्यों नहीं? क्या है देखने का नजरिया छात्रों का, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक छात्र जो आप अगर गाजीपुर में बैठे हुए हैं, इलाहाबाद में बैठा हुआ कोई छात्र, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई कहीं भी बैठा हुआ है, अगर ROE की परीक्षा दे रहा है, तो मुझे लगता है कि 80% छात्र इसी दृष्टिकोण से सोचते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन को लेकर सिर्फ और सिर्फ छात्रों के अंदर एक ही बात दिमाग में फिट है, क्या? वह बात है कि बिल्कुल फैक्ट रटना है।
फैक्ट रटना है या फैक्ट की तैयारी करनी है? नंबर 1। नंबर 2 बात है कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स पर कमांड बनानी है, अफेयर्स पर, या करेंट अफेयर्स भी रटना है। सवाल जब भी हम छात्रों से मिलते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनका पहला सवाल यही रहता है कि करेंट अफेयर्स के कारण हमारा पेपर बिगड़ गया। आज के बाद ये करेंट अफेयर्स का मसला खत्म, खत्म, बिल्कुल। बस जो अभी तक आप सोच रही हैं उस सोच को बदल दीजिए। सामान्य अध्ययन को लेकर, जीएस को लेकर सोच को बदलना। क्या बदलना, कैसे बदलना है? एक्चुअली में मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जितना सोशल मीडिया पे बाजार आया है, यूट्यूब में जो फ्री की बात करता है, उसी ने तो छात्रों को कमजोर कर दिया है, क्योंकि वो फैक्ट तारे ही घुमा रहा है और छात्रों को लगता है कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है, चलिएगा ठीक है, सर पढ़ा रही है। फ्री में कुछ नहीं, केवल और केवल फैक्ट की बात हो रही। इसलिए माहौल खराब हो चुका है। इसलिए छात्रों की जो सोच है वो फैक्ट की तरफ। हम इस सोच को बदलें। हम फैक्ट ना हम कॉन्सेप्ट। मैं कुछ नहीं कहूंगा, हम आपसे कहलवाएंगे कि आपको क्या करना है। आप बताइएगा, आपने अभी पिछले यारों का पेपर दिया होगा प्री का? अगर नहीं भी दिया होगा तो पेपर को देखा जरूर होगा, पेपर को देखा जरूर होगा। यारों का पेपर सभी लोगों ने देखा, हाँ या ना बताइए? यारों का पेपर अभी हाल ही में सभी लोगों ने देखा हो, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक। और जिनने नहीं देखा है वो आज जाकर देखें जरूर। हाँ, यस, आज शाम को देखें जरूर कि यस कि यारों के पेपर में आखिर किस तरीके के सवाल आए। देखिएगा, यारों नहीं, यूपीपीसीएस जितने भी एग्जाम कराती है, किसकी मैं बात कर रहा हूं? यूपीपीसीएस जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, कोई यारों की एग्जाम तो करवाता ही नहीं है ना, केवल और केवल यूपीपीसीएस पीसीएस का एग्जाम करवाती है, बल्कि आप देखेंगे चाहे इसका नाम कई एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे बीओ हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी, और भी कई प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अच्छा, यहां पर जो यूपीपीसीएस का प्रश्न बनाने का जो नजरिया है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, उसमें बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है? पहले कभी आप देखेंगे 1990 से लेकर आप अगर 2018 या कहें 2015 तक आप जब भी प्रश्न पीसीएस के उठा के देखेंगे तो सीधा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपसे पूछ लिया गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, या बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, या बक्सर का युद्ध कहां पर हुआ, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में। इसी टाइप के प्रश्न पूछेगा। छात्र
आसानी से उत्तर तक पहुंच जाता था। और लगभग में वही हर वर्ष रिपीटेड होते रहते थे। कभी बक्सर के बारे में, कभी प्लासी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, ये सारी चीजें इसी तरीके से प्रश्न पूछे। लेकिन 2018 से जैसे यूपीपीसीएस ने अपने सिलेबस में बदलाव किया, वैसे यूपीपीसीएस नहीं बल्कि यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनकी सबकी प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव देखने को मिला। जैसे कि अब नंबर 1, कथन एवं कारण के प्रश्नों की संख्या बढ़ी। प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। पहले जब आप देखेंगे 2018 के आसपास तो आपको देखने को मिलेगा 2015 में, 2016 में आपको लगेगा कि 1 या 2 कथन कारण के सवाल आते थे और उसमें भी एकदम क्लियर था कि भाई ए आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण। एकदम यूपीपीसीएस का फंडा था कि अगर कथन कारण से सवाल आएगा तो उसका यही ऑप्शन होगा, ठीक। लेकिन अब आयोग इस तरीके की मांग नहीं कर। अब आयोग कथन कारण को लेकर प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनाता है और उसके जो उत्तर हैं, जो कूट हैं, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आपने क्या किया कि आपको लगातार ए नंबर पर केवल और केवल यही रखा मिलता था एग्जाम में। ज्यादातर 2015-16 में आप देखेंगे ए नंबर पर ए आर दोनों सही है, ए आर की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी नंबर पे वही नहीं स्पष्टीकरण कर रहा है। सी नंबर पे ए सही है, बी गलत है, इस तरीके। अब क्या है, कूट में भी परिवर्तन किया गया। बी वाला बताओ सी में मिले, बी वाला बताओ डी में मिले आके। ये भी घुमाव फिराव कर रहा है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो कथन कारण का सवाल आप चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ नहीं पूछे। और इनकी संख्या लगभग में आप देखेंगे 25 से 30 सवाल हो रहे हैं। 30 सवाल हो रहे हैं, 25 से 30 सवाल। मुझे लगता है कि बताओ उनकी संख्या और ज्यादा हो, ठीक है। किसी एग्जाम में 40 सवाल चली जाए, प्रश्न चले जाए। अब पता लगे इतिहास में आपको 3 कथन कारण के रख दिए, पॉलिटी से आपको रख दिए, और इस पर अगर कथन कारण पर अगर आपकी सही तरीके से कथन कारण का सवाल वही बनेगा जिसके विषय में पकड़ है। जिस छात्र के विषय में पकड़ नहीं है वह एक छात्र अक्सर कथन कारण का सवाल गलत करे, अक्सर। मैं इस बात का दावा करता हूं। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट था जीएस को लेकर या जो देखने का नजरिया था वो पहले क्या था, डायरेक्ट हम फैक्ट की तरफ देखते थे। अब नहीं देखेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट के साथ में कथन कारण के प्रश्नों को तोड़ने की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये आपके अंदर डेवलप हो गया तो ये मान के चलिएगा आप 30% हिस्सा कवर हो गया, 30% हिस्सा कवर हो गया। इसके लिए आपको बहुत विशेषज्ञ नहीं बनना है, बहुत ज्यादा विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है कि पता लगे कल आप हमसे कहने लगे कि आप हमको बुक का नाम बता दीजिए। बिल्कुल नहीं,
बेसिक यानी कि सामान्य अध्ययन का परिचय के तहत ही तैयारी करनी है। मेरे दोस्त, आपको बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, डिटेल में नहीं जाना है। जैसे कि उदाहरण के तौर आपने देखा होगा कि जितने भी आपको टीचर्स, आपको आरओ या यूपीएस पढ़ा रही हैं, उनको यही नहीं पता है कि भारतीय संविधान रखा गया है या राजनीति रखी गई है। राजनीति रखी गई। पहला पॉइंट, ज्यादातर टीचरों को यही नहीं पता है कि यूपीपीसीएस में भारतीय संविधान का जिक्र है या राजनीति का जिक्र है। जब वह बोलते तो संविधान है कि हम संविधान का अध्ययन करा रहे हैं, लेकिन वो संविधान का अध्ययन नहीं करा, बल्कि वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करा। किसका? राजनीति विज्ञान का अध्ययन। छात्र भी राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन करता है, संविधान अध्ययन नहीं करेगा। 80% छात्र इस विषय को गलत तरीके से पढ़ते हैं। आप कहेंगे गलत तरीका क्या है? गलत तरीका यह है मेरे दोस्त, राजनीति हमेशा हमेशा संविधान में समाहित है, और जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आपको शासन प्रणाली का अध्ययन करना होगा। शासन प्रणालियों का अध्ययन करना होगा, और शासन प्रणालियों का अध्ययन करते हुए किसी भी टॉपिक में एंटर करेंगे तो उस टॉपिक के बेस तक आपको जाना होगा। कहां तक? बेस तक जाना होगा। जैसे कि मूल अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार क्यों जोड़े गए भारतीय संविधान में, उसके पीछे का कारण क्या है। और अगर आप इतना याद करते हैं कि भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 33 तक, तो ये मान के चलिए कि आप राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, आप संविधान का अध्ययन करेंगे। और आयु यही संविधान से आपसे सवाल रख के पूछ देता है, इसी संविधान से कथन कारण के रूप में, और छात्रों के अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं। ऐसे ही इतिहास को लेकर अगर हम उदाहरण के तौर पर भारतीय इतिहास की बात करें, आधुनिक इतिहास की बात करें, आधुनिक इतिहास, अब आधुनिक इतिहास भारतीय संविधान वो यूपीपीसीएस के सिलेबस में दिया ही नहीं गया। यूपीपीसीएस के सिलेबस में आधुनिक इतिहास दिया ही नहीं गया। नहीं, आप कहेंगे ये क्या आप अनाप शनाप बात कर रही है, आप पहले दुनिया के टीचर आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं दिया। आप उठा के देखिए सिलेबस, आपको पहला पॉइंट मिलेगा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास में आपको हड़प्पा से लेकर 1947 तक के इतिहास का अध्ययन करना। भारतीय इतिहास के तहत हड़प्पा से लेकर 1947 तक का अध्ययन करना पड़ेगा, और इसके तहत में आपको आर्ट एंड कल्चर भी अध्ययन करना पड़ेगा, संस्कृति भी अध्ययन करनी पड़ेगी।
बहुत सा जितना इतिहास होता है सभी अध्ययन करें। दूसरा पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है इसी की, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ हो, इसी की अहम भूमिका हो। आयोग नहीं चाहता है कि आपको भारतीय इतिहास के बारे में पता है या नहीं। आयोग क्या कहता है, आप सामान्य नॉलेज रखिएगा। किसके विषय में? इतिहास के विषय में। किसके संदर्भ में? अभी हम पीटी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, ठीक है। आरओ के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या रखिएगा? सामान्य जानकारी रखिएगा। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी है। विशेष जानकारी क्या होनी चाहिए? विशेष जानकारी का मतलब यह नहीं है कि यहां पर आपको ताराचंद जैसे इतिहासकारों की बुकों का अध्ययन करना है, आपको बीएल ग्लोवर जैसी किताबों का अध्ययन नहीं करना है। और कूड़ा किताब का तो नाम मत ले, ठीक है। कूड़ा किताब तो वही है जो स्पेक्ट्रम, जो सबके लिए भगवान है, वो सबसे बेकार किताब है, ठीक है। आयोग नहीं चाहता कि बीएल ग्लोवर जैसे या आप ताराचंद हो गए और भी कई इतिहासकार हैं जैसे कि बिपिन चंद्रा हो गए, इन सब का अध्ययन करके मत आए। केवल और केवल आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कथाक्रम और कालक्रम पर आपकी समझ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कथाक्रम एवं कालक्रम में आपकी समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यह घटना कब हुई और किस संदर्भ में हुई। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्या यह घटना कब हुई और किसके संदर्भ में हुई और क्यों हुई और इसका परिणाम क्या निकल गया। बस इतनी सी बात, सामान्य सी बात आपको पता होनी चाहिए। सामान्य सी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम जो चरण था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म के बाद जो प्रथम चरण है राष्ट्रवादियों का, उसकी शुरुआत मुंबई से हुई और उसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। और बाल गंगाधर तिलक के बाद में पहली संस्था कौन बनी? तो आप कहेंगे अनुशीलन समिति बनी। कहां? महाराष्ट्र से। तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रांतिकारी चरण का जन्म पहली बार कहां से, उसका उद्देश्य क्या था, उसमें कौन कौन लीडर जुड़े हुए, क्या उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाई या नहीं। अगर नहीं कर पाई तो असफल क्यों हुए और उसका परिणाम क्या निकला। बस इतनी सामान्य सी बात आपको अगर पता है तो आप ये मान के चलिएगा, चाहे आपसे कथन कारण का सवाल आए, चाहे कूट का सवाल आए, चाहे डायरेक्ट फैक्ट का सवाल आए, आपसे सारे सवाल बने और ये सभी विषय में यही आपकी समझ होगी, यही आपकी समझ होगी और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा आपको विशेषज्ञ नहीं बनना और जब तक आप रटते रहेंगे तब तक ये मान के चलिएगा कथन कारण और जो कूट का सवाल वो तोड़ने की क्षमता डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको समझ विकसित कराने के लिए, विकसित देखिएगा, समझ हमेशा हमेशा विषय में विकसित करवाई जाती है,
ये स्वयं से अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको बता दें लगभग में 2 से 3 वर्ष लगते हैं ऑल ओवर सिलेबस पर आपको समझ विकसित करनी। हाँ, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका है, उसको अनुभव प्राप्त है किस तरीके से परीक्षा में सवाल आएंगे, कहां से कथन कारण का सवाल बन सकता है, कहां से कूट का सवाल बन सकता है, तब तो ठीक है, उसके साथ जुड़कर आप मेहनत कर सकते। नहीं तो आपको मैं बता दूं, कहां कोई बेहतर कोचिंग संस्थान को आप पकड़ लीजिएगा अगर समय कम है तो, ठीक है। तो बाकी आप 4-5 वर्ष लगा सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि नहीं आप कोचिंग ज्वाइन करिएगा, ऐसा नहीं है। हमने दोनों स्थितियां आपके समक्ष रखी, ठीक है, ये चीज है। अब ये तो हो गई जीएस को लेकर। एक अब बहुत ज्यादा जीएस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्या है कि समय का अभाव भी है, ठीक है। हाँ, इसलिए तो आपने मोटा मोटी इस बात को समझ लिया होगा कि जीएस को लेकर हमें क्या सोचना है। तो हम सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ कि कथन कारण का सवाल कैसे टूटे, कथन कारण का सवाल कैसे टूटे। जिस दिन आपने यह सोचना प्रारंभ कर दिया और कूट का सवाल कैसे टूटे, उस दिन यह मान के चलिएगा जीएस में आपकी 75% एक्स्ट्रा लीड बन गई सामान्य छात्रों से। सामान्य छात्रों से आपकी 75% एक्स्ट्रा, वो 45% आपकी एक्स्ट्रा लीड बन गई। कैसे, उसका कारण भी बता दें। जब आप कथन कारण और कूट के सवाल तोड़ने लगेंगे इस टाइप के, और इस तरीके से अगर आप अध्ययन करेंगे, मान लीजिएगा आपको कोई घटना के बारे में पता नहीं, किसी घटना के बारे में, तो जब आपने प्रश्न पढ़ा, हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम करवाने वाले हैं आपको, कि आपके अंदर ऐसा स्किल डेवलप करवाया जाए कि आपके लिए समस्या ना बने, ठीक है। ऐसा क्या है कि पीटी एक स्किल पर होता है, पीटी पढ़ने से नहीं होता है, पीटी के लिए स्किल डेवलप करना पड़ता है। वो हम करवाने के लिए तैयार खड़े हैं, और हमने सोचा भी है कि इस बार मेहनत की जाएगी अच्छे तरीके से। अब जैसे कि आप एक एरिया पढ़ लिया है, वहां से आपको चीजें क्लियर है। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब प्रश्न को हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा, ऐसा प्रश्न है जो कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उसके 2 उत्तर के बारे में आपको पता है कि ये तो इस एरिया का है, ये इस एरिया का। 2 को लेकर हमारे अंदर डाउट, 2 को लेकर हमारे अंदर डाउट है, या तो इस प्रश्न का ये जवाब हो सकता है या ये जवाब हो सकता है। इसको लेकर जब आप एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपको उत्तर पकड़ में आ जाए। अगर नहीं भी आया तब भी आप 50-50% का तो रेशियो बन ही गया। जो 100% प्रश्न गलत के मुताबिक जा रहा था, वो आपका प्रश्न इस तरीके से पढ़ने से 50% पे टिक गया आके, हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल 50% पे टिक गए। और इसके बाद में अब जब हम 50% पे टिके हुए हैं, फैक्ट की हम बात करें, कथन कारण को तो सवाल टूटेगा, कूट का टूटेगा, लेकिन फैक्ट वाले प्रश्नों में अगर फिर भी पता नहीं है, तो जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो 50% मामला अपने आप सॉल्व हो जाए। 50% अगर फंस गया तो इसमें थोड़ा रिस्क ले लीजिए, 2
वही में लेना है। और अगर इस तरीके से आपने 5 सवालों में रिस्क लिया है, मैं दावे से कह रहा हूं 3 सवाल आपका सही होगा। दावे से कह रहा हूं 3 सवाल सही होगा। बताओ 4 हो जाए। ये सब चीजें तब डेवलप होती हैं जब आप सही तरीके से अध्ययन करें। अब पता लगे ऐसे ही किताब को उठाए पढ़ने लगे, क्या रे फैक्ट ही तो पढ़ना है, पढ़ो, रात दिन पढ़ डाले, रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं होगी। क्योंकि जो आपको पता है वो पता है, नहीं पता है उसके बारे में कभी नहीं पता हो। तो इस बात को भी समझने की जरूर, इस बात को समझने की समझ सकते हैं कि आप जब कथन कारण के तरीके से पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये चीज भी डेवलप होगी। यानी कि जब आपका कॉन्सेप्ट होगा तो आपके अंदर ये चीज डेवलप। कई छात्रों को हमने देखा है फैक्ट बहुत ज्यादा रटे हुए हैं, उन्होंने घटना चक्र या विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को इतना लगा लिया है कि कहीं से भी सवाल पूछिएगा गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इतर होते हैं वैसे ही चीजें सामान्य। आपको पता होगा यूपीपीसीएल नए प्रश्नों की तरफ जा, नए प्रश्नों को बना रहा, क्योंकि यूपीपीसीएल केवल और केवल आपकी बौद्धिक क्षमता को देखना चाहता, तराशना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वही परंपरागत ढर्रे की तरीके से आप एग्जाम देकर, वो देखना चाहता है कि आपके अंदर क्या बौद्धिक क्षमता डेवलप है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सामान्य सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिलेबस को देखते हुए अध्ययन का तरीका और प्रश्न को देखने का नजरिया बदलना होगा। 2 चीजें, ठीक है। तो आपको मैं विश्वास दिला दूं कि जीएस में आरओ में लगभग में 110 क्वेश्चन आपका सही होगा, लगभग में 120 में से 90 प्रश्न आपका मेंस में सही है। करंट को लेकर जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, 10 सवाल करंट के आते हैं आरओ में, बहुत ज्यादा नहीं आते। आप ये मान के चलिए करंट की भी समस्या इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो बौद्धिक विकास है, जो सोचने और समझने की जो क्षमता डेवलप होगी वो भी अलग होगी। और करंट भी आपके लिए समस्या नहीं होगी बल्कि एक समाधान। क्या होगा? समाधान। जो भी समस्या उभर के आता है करंट को लेकर, समस्या नहीं, समाधान की तरफ, ठीक है। तो ये जीएस को लेकर अब बहुत